दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के पूरे एक्ट को वन लाइनर से पढ़ेंगे और वन लाइनर से ही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मात्र इसी वीडियो के अंतर्गत आप एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। पूरी जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि साक्ष्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो पुरानी वाली और नई वाली दोनों भी साक्ष्य विधि का एक ही है। सत्य का अभिनिश्चय करने में सहायता देना, दीर्घ सूत्री जांचों को रोकना और अनावश्यक साक्ष्य के ग्रहण किए जाने से उत्पन्न भ्रांति से न्यायाधीशों तथा ज्यूरी सदस्यों को बचाना। तो साक्ष्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य का अभिनिश्चय करने में सहायता देना, यह पता लगाने में सहायता देना कि सत्य क्या है। दीर्घ सूत्री जांचें मतलब जो लंबी चौड़ी जांचें होती हैं उनको रोकना, अनावश्यक साक्ष्य को ग्रहण करने से उत्पन्न भ्रांति, कौन से साक्ष्य लिए जाने चाहिए कौन से नहीं, उन भ्रांतियों को न्यायाधीशों और ज्यूरी सदस्य यानी कि जो जज या न्यायाधीश हैं उनको बचाना कि किन साक्ष्यों से गवाह कि किन साक्ष्यों को लिया जाना चाहिए, किन को नहीं दिया जाना चाहिए, कौन से साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। ये है इसका उद्देश्य। इसके बाद अगली चीज़, साक्ष्य विधि की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ एविडेंस लॉ, प्रक्रिया विधि। साक्ष्य विधि कैसा है? प्रक्रिया विधि, प्रोसीजरल लॉ है। इसके बाद साक्ष्य विधि, यही प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि साक्ष्य विधि कैसा है, ऑब्जेक्टिव प्रोसीजरल है, सब्सटेंटिव है, दोनों है या कुछ नहीं। तो प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। इसके बाद साक्ष्य विधि के आधारभूत सिद्धांत क्या है। पहला, इसके 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला है साक्ष्य विधि तथ्य का तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा, अनुश्रुत को साक्ष्य में नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कि हियरसे एविडेंस उसको साक्ष्य में नहीं लिया जाना चाहिए। सब मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए। ये 3 इसके आधारभूत सिद्धांत हैं। अगली चीज़, साक्ष्य विधि भूतलक्षी है, अर्थात साक्ष्य के नियम को अपने प्रवर्तन में भूतलक्षी ही होते हैं। लेक्स फोरी, न्यायालयाधिकृत विधि। साक्ष्य विधि लेक्स फोरी होती है। कैसी होती है? लेक्स फोरी। साक्ष्य के समस्त प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार ही विनिश्चित किए जाएंगे जहां किसी कार्यवाही का विचारण किया जाता है। जिस भी कोर्ट में किसी मामले का ट्रायल हो रहा है, उन समस्त प्रश्नों का उस विधि के अनुसार ही विचारण किया जाएगा जहां उस केस का ट्रायल चल रहा है। अगली, साक्ष्य अधिनियम का लागू होना। साक्ष्य अधिनियम किन किन पर लागू होगा? समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, किंतु शपथ पत्रों और किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। लागू किन पर नहीं होता? 2 चीज़ों पर। पहला, शपथ पत्र पर, और दूसरा, मध्यस्थम की जो कार्रवाइयाँ हैं इन पर लागू नहीं होता। ठीक है। कुछ कार्रवाइयाँ जो न्यायिक नहीं हैं, जैसे विभागीय जांच, आंतरिक जांच, अधिकरण के समक्ष की कार्रवाइयाँ, न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन की कार्रवाइयाँ, औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की कार्रवाइयाँ आदि। चूँकि उपयुक्त कार्रवाइयाँ न्यायिक कार्रवाइयाँ नहीं हैं, अतः उक्त कार्रवाइयों पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। तो जो ये कार्रवाइयाँ हैं इन पर भी साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। साक्ष्य विधि देशीय विधि है, लेक्स फोरी। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं साक्ष्य विधि कैसी है, लेक्स फोरी। अगली चीज़, साक्ष्य विधि थल सेना, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम के अधीन संयोजित न्यायालयों पर लागू नहीं होता। यह उन सेना न्यायालयों की कार्रवाइयों को लागू होगी जो उपयुक्त अधिनियमों के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न होंगी। तो जो सेना के न्यायालय होते हैं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, उन पर भी एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। अगली, सिविल कार्रवाइयों में विबंध का सिद्धांत लागू होता है, किंतु दांडिक कार्रवाइयों में सिद्धांत लागू नहीं होता। विबंध का सिद्धांत जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसमें 115 में है, धारा 115 में, और ये केवल सिविल कार्रवाइयों में लागू होता है। क्रिमिनल कार्रवाइयों में, दांडिक कार्रवाइयों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अगली चीज़, सिविल मामलों में साक्ष्य के नियमों को पक्षकारों की सम्मति के से कुछ अंश तक शिथिल किया जा सकता है, परंतु आपराधिक मामलों में पक्षकारों की सम्मति या न्यायालय की अनुमति से ही साक्ष्य के नियमों को शिथिल नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साक्ष्य को जो नियम है उनको सिविल मामलों में
जो पक्षकार हैं उनके वादी और प्रतिवादी उनकी सम्मति से कुछ अंश को शिथिल, यानी कि कुछ अंश अगर छूट भी रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन आपराधिक मामलों में पक्षकारों की सम्मति हो या न्यायालय की अनुमति हो, इन दोनों की बात नहीं चलेगी, स्वयं न्यायालय की भी बात नहीं चलेगी। इन नियमों को शिथिल नहीं किया जा सकता, लागू ही करना पड़ेगा कड़ाई से। सिविल मामलों में साक्ष्य अधिनियम के नियम जो है शिथिल किए जा सकते हैं, थोड़े नरमी बरती जा सकती है, लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद संस्वीकृति, मृत्युकालिक घोषणा, न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने वाले साक्षियों का सील और साक्षियों के रूप में पक्षकारों की अक्षमता से संबंधित बातों के लिए दंडिक कार्रवाइयों में विशिष्ट व्यवस्था है। तो किसके संबंध में? स्वीकृति, मृत्युकालिक घोषणा, न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने वाले साक्षियों के सील और साक्षियों के रूप के पक्षकारों की अक्षमता को से संबंधित बातों के लिए दंडिक कार्रवाइयों में विशिष्ट व्यवस्था की गई है। अगली, निश्चायक साक्ष्य अखंडनीय होता है। जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो अखंडनीय होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य शब्द की परिभाषा में आ जाए तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है। ये पुष्पा देवी राम जातिया ML बाघवा 1989 SC में बात कही गई थी कि अनुचित साधनों से अगर कोई साक्ष्य प्राप्त कर लिया तो साक्ष्य शब्द की परिभाषा में अगर वो आ जाए तो न्यायालय ऐसे उपयोग में ले सकता है। अनुचित साधन का मतलब जैसे किसी बैंक में आप गए, किसी भी सरकारी दफ्तर में गए, वहाँ पर फ़ोन ऐसे वीडियो बनाना इलीगल है, कोर्ट में भी वीडियो बनाना इलीगल है, लेकिन वहाँ पर आप कोई इलीगल काम हो रहा है, पेशकार साहब पैसे ले रहे हैं कोर्ट में और आपने उसका वीडियो बना लिया, तो वीडियो बनाना इलीगल है, लेकिन ये वीडियो साक्ष्य के रूप में न्यायालय ले सकता है। ठीक है। अगली चीज़, अगली प्रमुख बिंदु है, क्या है? सह अभियुक्त की स्वीकृति वास्तविक भाव में साक्ष्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो किसी मामले में को एक्यूज्ड है, अगर वो संस्वीकृति कह देता है कि हाँ हमने किया है, तो वो वास्तविक भाव में साक्ष्य नहीं होती है। उस साक्ष्य के आधार पर उसके साथ वाले व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती, वो उसी व्यक्ति तक सीमित रह जाती है। ठीक है। अगली चीज़, यदि किसी न्यायालय को किसी मामले के तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान है तो वह उसे साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी न्यायालय, जज साहब के सामने भी अगर कोई घटना घटी है तब भी न्यायालय उसे साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। ठीक है। पंचनामा साक्ष्य नहीं है। किसी भी जो मृतक होता है उसका जो पंचनामा होता है वो साक्ष्य नहीं माना जा सकता। किसी बात, उस पंचनामा से इतनी बात तो साबित हो सकती है कि फलाने व्यक्ति का पंचनामा भरा गया था, फलाना व्यक्ति था, उसमें इतने व्यक्तियों पंच के रूप में शामिल किए गए थे, लेकिन वो एक कंक्लूसिव एविडेंस, एक साक्ष्य नहीं है। अगली चीज़, किसी बातचीत का टैप रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्य होता है। भाई अगर कोई बातचीत हो रही है और आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, दस्तावेजी साक्ष्य होता है। तो अगर प्रश्न आता है कि टैप रिकॉर्डिंग कैसा साक्ष्य है? दस्तावेजी, हियर से, तो दस्तावेजी साक्ष्य हो गया। अगली चीज़, जो तथ्य किसी खोजी कुत्ते से पाया जाता है वह वैज्ञानिक श्रेणी में आता है। कोई भी तथ्य जो खोजी कुत्ता होते हैं उनके द्वारा अगर वो लिया गया है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा, वो एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, साइंटिफिक एविडेंस होगा। साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जब यह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित। कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट, कोई भी सबूत साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है नॉट टू बी प्रूव। जब ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित, तब कहा जाता है कि ये साबित नहीं हुआ है। ये लॉ की भाषा है, आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगली चीज़, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध दी जा सकती है। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं उनके आधार पर भी किसी को दोष सिद्ध किया जा सकता है। ये किसने कहा? ये हरदयाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1976 में बात कही गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या कि अगर किसी कार्रवाई, किसी पत्रावली में, किसी फाइल में, किसी घटना में कोई आई विटनेस नहीं है तो मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर भी सजा दी जा सकती है। अगली चीज़, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, इनका साक्ष्य दिया जा सकता है, धारा 5 में है। ठीक है। सुसंगति और ग्राह्यता दोनों पद ना तो पर्यायवाची हैं और ना ही सहविस्तारी और ना ही एक दूसरे से सम्मिलित हैं। सुसंगति, रिलेवेंसी अलग है, और ग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, ये दोनों पद पर्यायवाची नहीं है और ना ही सहविस्तारी, मतलब ना ही एक दूसरे को परिभाषित विस्तारित करते हैं और एक दूसरे में सम्मिलित हैं। ये बात सही है। अगली चीज़,
सभी सुसंगत तथ्य आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं होते। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट होते हैं जरूरी नहीं है कि उनको सबको न्यायालय में जो है ग्रहण कर ले, सबको मान ले। अर्थात पति पत्नी के बीच बातचीत विवादक तथ्य में सुसंगत होते हुए भी धारा 122 के अंतर्गत आने के कारण अग्राह्य है। मुवक्किल तथा नियोजन के अनुक्रम में वकील को दी गई जानकारी विवादक तथ्यों में सुसंगत होने के साथ भी के होते हुए भी ग्राह्य नहीं होती है। जब भी कोई घटना घटित हुई और उस घटना के संबंध में किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कोई जानकारी दी या अपने वकील साहब को कोई जानकारी दी, तो उस पति पत्नी के बीच जो बातचीत हुई और वकील के बीच जो बातचीत हुई, उनको धारा 122 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया कि न्यायालय उनसे जब नहीं पूछ सकता, पति के बारे में पत्नी से, पत्नी के बारे में पति से, वकील के बारे में वकील से, और उन्हें बात नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें रिलेवेंट तो हैं उस मुकदमे से, उस केस से, लेकिन सुसंगत होते हुए भी वो न्यायालय में उनको ग्राह्य नहीं करेगी। ठीक है। अगली चीज़, वे तथ्य जो सुसंगत ना होते हुए भी ग्राह्य होते हैं। सबसे पहले तो सुसंगत तथ्य हैं लेकिन ग्राह्य नहीं है। अब दूसरी चीज़ आती है कि वे तथ्य जो सुसंगत हैं लेकिन सुसंगत नहीं हैं लेकिन ग्राह्य होते हैं। कौन से? उदाहरण 146 धारा 155 तक उन प्रश्नों के बारे में अभिहित किया गया है जो साक्षी से प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वे तथ्य यद्यपि किसी प्रकार से सुसंगत ना होते हुए भी, जैसा कि धारा 6 से 55 तक में दिखाया गया है, यद्यपि उक्त धाराओं के अंतर्गत ग्राह्यता घोषित की गई है। क्रॉस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सुसंगत नहीं भी हो तब भी ग्राह्य हो सकते हैं। अगली चीज़, मोटिव एक साक्ष्य सुसंगत है। किसी भी पत्रावली में, किसी भी केस में मोटिव को साबित किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सुसंगत साक्ष्य होता है, रिलेवेंट साक्ष्य होता है। बिना मोटिव के कोई व्यक्ति किसी की हत्या क्यों करेगा? शिनाख्त परेड उस साक्ष्य का संपोषण करती है जो साक्षी न्यायालय में देता है। किसी भी मामले में अगर कोई शिनाख्त परेड कराई गई है जिसमें पीड़ित व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने अभियुक्तों को देखा है, तो वो चीज़ शिनाख्त परेड ये साबित करती है न्यायालय में, जो न्यायालय में साक्ष्य, जो साक्षी न्यायालय में साक्ष्य दे रहा है उसको संपोषित करती है, उसको जो है पावरफुल बनाती है उसकी गवाही को। अगली चीज़, शिनाख्त कार्रवाई पुलिस, साधारण नागरिक और मजिस्ट्रेट करा सकते हैं। कोई भी साधारण नागरिक भी करा सकता है, पुलिस कार्रवाई पुलिस भी करा सकती है और मजिस्ट्रेट भी करा सकते हैं। धारा 11 के अंतर्गत अन्यत्र उपस्थित एलेवाई का अभिभाग लिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 11 के अंतर्गत असंगत तथ्य भी सुसंगत होते हैं। अगली चीज़ आ गई हमारी, स्वीकृति निम्न प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं। कार्रवाई के पक्षकार। कौन स्वीकृति कर सकता है? कार्रवाई के पक्षकार, ऐसे पक्षकार द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता, ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका की कार्रवाई की विषय वस्तु में संपादित हित है, पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति, पर व्यक्ति के कथन, मध्यस्थ रेफरी के कथन, ये सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? ये सभी व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़, स्वीकृति यद्यपि निश्चायक साक्ष्य नहीं है फिर भी विबंध का प्रभाव रखती है। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार स्वीकृति कर ली, वो कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं है लेकिन विबंध का प्रभाव रख सकता है, वहीं पर उस व्यक्ति को रोक दिया जाएगा कि आपने स्वीकार कर लिया है तो स्वीकार कर लिया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब किसी फाइल में दाखिल किया जाता है, कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई फोटोग्राफ या कोई वीडियो, तो वो तब तक के लिए साबित माना जाता, तब तो वो साबित मान लिया जाता है अगर उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जाता। जैसे विपक्षी ने प्रश्न कर दिया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लगा है वो फर्जी है, उसमें टेम्परिंग की गई है, तब उसकी असलियत की जाँच होगी, अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि ये सच है, साबित है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साबित माना जाता है, असलियत असली माना जाता है जब तक वो किसी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्नगत ना हो, जब तक उस पर प्रश्न जो ना लगाया जाए विपक्षी द्वारा या वादी द्वारा या प्रतिवादी द्वारा। ठीक है। अगली चीज़, सिविल मामलों में इस शर्त के साथ स्वीकृति की उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा सुसंगत है और उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। अगर सिविल मामलों में कह दी कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा तो ये बात रिलेवेंट है और उसका साक्ष्य ना दो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन क्रिमिनल में ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति को आप जो है ये नहीं कह सकते कि साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। न्यायिक स्वीकृति संस्वीकृति वह है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने विधिक कार्रवाइयों के दौरान की जाती है, वही न्यायिक संस्वीकृति है। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के सामने जो विधिक कार्रवाई के दौरान की जाती है वो क्या है? न्यायिक संस्वीकृति। ठीक है। जुडिशियल कन्फेशन। अगली चीज़, न्यायिक संस्वीकृति वह है जो अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को की जाती है। न्यायिकेतर संस्वीकृति क्या है? वह संस्वीकृति जो अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के सामने, किसी और व्यक्ति के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति संस्वीकृति करता है, वो न्यायिकेतर संस्वीकृति, न्यायालय से हट के। अगली चीज़, न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध की जा सकती है। अगर न्यायालय में
किसी व्यक्ति ने अपने आरोप को स्वीकार कर लिया है तो उसको दोष सिद्धि दी जा सकती है। ठीक है। अगली चीज़, न्यायकेतर संस्वीकृति कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य है, उसके आधार पर दोष सिद्ध नहीं की जा सकती। और जो न्यायकेतर संस्वीकृति है उसके आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर तो किया जा सकता है दोष सिद्ध, लेकिन न्यायकेतर संस्वीकृति के आधार पर नहीं किया, क्योंकि यह एक कमज़ोर साक्ष्य है। ठीक है। सह अभियुक्त की संस्वीकृति सुसंगत होती है। सह अभियुक्त की संस्वीकृति संपोषक साक्ष्य है, इसके आधार पर अन्य अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। यही बात जो अभी हम पहले बता रहे थे कि कोई भी सह अभियुक्त, 4 अभियुक्त हैं किसी चोरी में शामिल और उसमें से एक ने कह दिया कि ठीक है हम इसमें शामिल थे, तो उसके आधार पर बाकी 3 को सज़ा नहीं दी जा सकती। वो संपोषक साक्ष्य हो सकती है, वो ये बता दे कि भाई हमने 200 रुपये चुराए थे, 50 रुपये इनके पास, 50 रुपये इनके पास, 100 रुपये इनके पास, और जो रुपये इनके पास है उसका नंबर ये है, वो 50 का नोट था, 10 का नोट था, 20 का नोट था। तो ये चीज़ें रिलेवेंट हो सकती हैं केस में, लेकिन इसके आधार पे कि उसने स्वीकार कर लिया तो इनको भी सज़ा दे दो, ये नहीं हो सकता। संपोषक साक्ष्य हो सकता है, संगत हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर अन्य अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद मृत्युकालिक कथन यदि सत्य एवं विश्वसनीय हो तो उसके आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो डाइंग डिक्लेरेशन है, मात्र डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर अगर वो सत्य और विश्वसनीय है तो मात्र डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है, मात्र डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन वो विश्वसनीय होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। ठीक है। मृत्युकालिक कथन किसी भी व्यक्ति से की जा सकती है। जो डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है वो किसी भी व्यक्ति से की जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो मजिस्ट्रेट के सामने हो, मजिस्ट्रेट के सामने भी हो सकती है, पुलिस के सामने भी हो सकती है, या जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर है, उनके सामने हो सकती है, कोई आम व्यक्ति उसके सामने भी हो सकती है। अगली चीज़, मृत्युकालिक कथन सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में सुसंगत होते हैं जब मृत्यु का कारण प्रसंगत हो। बापू बनाम महाराष्ट्र 2006 में यह बात स्पष्ट करी गई है कि मृत्युकालिक कथन है वो सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में रिलेवेंट होते हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है तो उसकी संपुष्टि के बिना अभियुक्त को दोषित किया सकता है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो विश्वसनीय और सत्य होने चाहिए, डाइंग डिक्लेरेशन। अगली चीज़, विशेषज्ञ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी वैज्ञानिक विषय में विशेषज्ञ ज्ञान और योग्यता रखने के कारण विशेष रूप से कुशल है। वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अभ्यास, निरीक्षण और सतत अध्ययन के द्वारा किसी भी विज्ञान, कला, व्यापार या व्यवसाय में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव प्राप्त किया है। तो जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशल एविडेंस, जो विशेषज्ञ साक्षी होते हैं, वैज्ञानिक साक्षी होते हैं, साइंटिफिक विटनेस होते हैं, उनके संबंध में कहा गया है कि विशेषज्ञ से ऐसा व्यक्ति जो किसी वैज्ञानिक विषय में विशेषज्ञ ज्ञान और योग्यता रखता हो। जैसे, और उसने वो अपनी योग्यता कैसे ग्रहण की? अभ्यास, निरीक्षण और सतत अध्ययन से उसने वो योग्यता ग्रहण की। विज्ञान में, कला में, व्यापार में, ठीक है, या व्यवसाय में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखते हैं, वो हैं विशेषज्ञ या वैज्ञानिक विषय। ठीक है, वैज्ञानिक साक्ष्य या विशेषज्ञ उन्हीं को कहते हैं। अगली चीज़, विशेषज्ञ का साक्ष्य उच्च कोटि का साक्ष्य नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देने की प्रवृत्ति होती है जिसने उन्हें साक्ष्य में बुलाया है। ऐसे साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह केवल एक विचार का प्रभाव रखता है, यह ठोस सबूत का स्थान नहीं ले सकता, उसे प्रत्यक्ष या परिजन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टीकरण होना चाहिए। तो क्या किसी विशेषज्ञ की, मात्र विशेषज्ञ के बयान के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। ये उच्च कोटि के साक्ष्य नहीं है, ये मात्र संपोषक साक्ष्य होते हैं। बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उनसे अगर इनकी बात मैच खाती है तो इनकी गवाही मानी जाएगी, वरना इनकी गवाही का कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि इनमें उस व्यक्ति के पक्ष में जो उनको लाता है, जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को लाए अपने पक्ष में, तो वो आपके पक्ष में ही गवाही देगा, विपक्षी के पक्ष में तो देगा नहीं। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इनका विचार प्रभाव रखता है और यह सबूत ठोस सबूत नहीं है, केवल इसके आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। अगली चीज़, हस्तलेख साबित करने के लिए ढंग। हस्तलेख कैसे साबित किया जाएगा? लेखक के परिसाक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ की राय द्वारा, ऐसे व्यक्ति के परिसाक्ष्य द्वारा जो हस्तलेख से परिचित हो, या धारा 73 के अंतर्गत प्रश्नगत हस्तलेख एवं साबित किए गए हस्तलेख में स्वयं न्यायाधीश द्वारा तुलना। किसी भी हस्तलेख को साबित करने के लिए 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनको बुला लो, वो चेक करके बता देंगे। चलो वो तो नहीं मिला। दूसरी चीज़, विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाता है, राइटिंग वहाँ एक्सपर्ट होते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, विशेषज्ञ, कोई स्पेशल व्यक्ति बुला लो, वो चेक करके बताएगा, जांच के बताएगा कि ये उसकी राइटिंग है या नहीं। तीसरी चीज़,
ऐसे व्यक्ति से परिचित करवा लो जो उस हस्तलेख से परिचित हो, जिसने उसको देखा हो। कोई व्यक्ति जो कक्षा 10, 11, 12 जो है BA BSc तक किसी के साथ पढ़ा है तो उसकी राइटिंग तो पहचानते ही होगा, तो वो उसकी राइटिंग को पहचान सकता है। अगर ये भी नहीं है तो धारा 73 के अंतर्गत हस्तलेख एवं साबित किए गए हस्तलेख को स्वयं न्यायाधीश तुलना करेगा, और अगर उसको लगता है तो वो भी साबित कर सकता है हस्तलेख को। ठीक है। अगली चीज़, अंकीय हस्ताक्षर के बारे में प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय ले सकता है और उसकी राय सुसंगत होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है उनके बारे में जो उसको प्रमाण किया है जिस भी हस्ताक्षरकर्ता ने, जिस भी अधिकारी ने, उसको बुला करके न्यायालय उसकी राय ले सकता है और वो रिलेवेंट है। ठीक है। अगली चीज़ पे आते हैं हम लोग। अगला बिंदु है हमारा, क्या अंकीय हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा वह किया गया है। तात्पर्य है न्यायालय उस व्यक्ति को नियंत्रक या प्रमाणकर्ता अधिकारी को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दे सकेगा। तो जिसका अंकीय हस्ताक्षर है वह उसको आदेश देगा कि आप जिसने आपको प्रमाण किया है उसको बुलाइए, या आप स्वयं इसको लेके आइए और जचवाइए कि इस आपका ही हस्ताक्षर है या नहीं है। दूसरी चीज़, हस्तलेख से परिचित निम्न व्यक्ति हैं जिसने उस व्यक्ति को लिखते देखा हो। ये तो वही चीज़ आ गई। अगली चीज़, सोने की शुद्धता के प्रश्न पर एक साधारण सुनार की राय ग्राहक की थी और उसके पास अनुभव को छोड़कर कोई अन्य उपाय नहीं था। तो सोने की शुद्धता के बारे में अब्दुल रहमान नाम स्टेट ऑफ मैसूर है, जिसमें कहा इसमें कोई भी सुनार जो सोने की जानकारी रखता है वो एक साक्षी हो सकता है। दूसरी, आर बनाम सिल्वराक में किसी वकील को भी हस्तलेख का विशेषज्ञ कहा जा सकता है, चाहे उसने शौकिया जानकारी प्राप्त कर ली हो। ये आर बनाम सिल्वराक में कहा गया कि अगर कोई वकील साहब ये कहते हैं कि उन्हें इस मामले की वो विशेषज्ञ जानकारी है तो उन्हें भी जो है हस्तलेख विशेषज्ञ कहा जा सकता है। अगली चीज़, पैरों के निशान के विषय में विशेषज्ञ का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता। जो पैरों के निशान होते हैं उसके संबंध में जो विशेषज्ञ का साक्ष्य है वो ग्राह्य नहीं होता। ठीक है। अगली चीज़, दुर्घटना का कारण जानने के लिए यातायात के पुलिस अफसर को विशेषज्ञ माना जा सकता है। अगर कोई दुर्घटना हुई है और उसका कारण जानना है तो उसके संबंध में जो यातायात का पुलिस अफसर है उसको विशेषज्ञ माना जा सकता है। बहरे और गूंगे के स्कूल के प्रिंसिपल को विशेषज्ञ माना जा सकता है। अगर कोई बहरा और गूंगे का स्कूल है और उसमें जो प्रिंसिपल हैं उनको उन बच्चों के संबंध में जो बहरे और गूंगे हैं विशेषज्ञ माना जा सकता है। एक विशेषज्ञ साक्षी या गवाह एवं साधारण साक्षी में निम्न अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं? पहला अंतर ये होता है कि एक विशेषज्ञ साक्षी को किसी विषय क्षेत्र में विशेष ज्ञान होता है, जबकि एक सामान्य साक्षी को नहीं होता है। साधारण साक्षी उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दे सकता है जिसे उसने ज्ञान इंद्रिय जैसी आँखों, कानों इत्यादि से ग्रहण किया, जबकि विशेषज्ञ का साक्ष्य वैसे तथ्यों तक सीमित नहीं होता। ठीक है, इसलिए विशेषज्ञ और सामान्य गवाह में ये अंतर होता है। अगली चीज़, न्यायिक अपेक्षा। जुडिशियल नोटिस का तात्पर्य किसी तथ्य के बारे में वह अवधारणा की जाती है कि जज उसे जानता है और उसकी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी साक्ष्य से कम नहीं है। न्यायिक अपेक्षा जुडिशियल नोटिस क्या है? उसमें यह माना जाता है कि जो जज साहब हैं उनको अगर किसी विषय के बारे में जानकारी है, किसी फैक्ट के बारे में जानकारी है, तथ्य के बारे में जानकारी है, तो उनकी वो व्यक्तिगत जानकारी है, किसी भी साक्ष्य से वो कम नहीं मानी जाएगी, वो भी एक एविडेंस माना जाएगा। तीसरी चीज़, 3 प्रकार के तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अब किसी भी पत्रावली, किसी भी फाइल में इन 3 फैक्टों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पहला, न्यायिक रूप से अवच्छेदनीय तथ्य और स्वीकृत तथ्य और उपधारित, स्वीकृत और न्यायिक रूप से अवच्छेदनीय, इन 3 को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला फैक्ट है, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं। अगर किसी पत्रावली में कोई चीज़ हमें साबित करनी है, कोई दस्तावेज साबित करना है, तो उसमें प्राथमिक या सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस द्वारा साबित किया जा सकता है। और प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत होते हैं। ठीक है। अगली चीज़, सबूत का भार स्थिर रहता है तथा तथ्य साबित करने का भार अस्थिर। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो स्थिर रहता है और फैक्ट साबित करने का अस्थिर। अगली चीज़, आपराधिक मामले में अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है, और जब सिविल मामलों में संभाव्य बाहुल्य साबित करना होता है। अब हम लोगों को साबित करना होता है, क्या करना होता है? आपराधिक मामलों में अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे कि इसने ये अपराध किया ही है, इसके कोई इसमें संदेह ही नहीं है, ये साबित करना होता है सिविल क्रिमिनल मामलों में। सिविल में क्या साबित करना होता है? संभाव्य बहुल, कि इसकी संभावना ज़्यादा है, इसकी संभावना कम है, ये साबित करना होता है सिविल मामलों। क्रिमिनल में संदेह से परे और सिविल में
बाहुल्य साबित, संभाव्य बाहुल्य साबित करना होता है। ये दो चीज़ें हम लोगों को साबित करनी होती हैं साक्षात नियम के अंतर्गत। अगली चीज़, अगला बिंदु है हमारा विबंध का सिद्धांत यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने मौखिक या लिखित द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेश करता है कि विशिष्ट वस्तुस्थिति सही है और दूसरा व्यक्ति उस बात को सही मानकर अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है, तो व्यपदेशन करने वाले व्यक्ति को यह नहीं कहने दिया जाएगा कि उसके द्वारा किया गया व्यपदेशन सही नहीं था। मगर अगर इसका मतलब यही है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कोई बात कही है तो उस व्यक्ति को अपनी उस बात पर अटल रहना चाहिए, ना कि उसे मुकरना चाहिए। अब आते हैं हम लोग साधारण विबंध के विभिन्न निम्नलिखित आवश्यक तत्व। तो विबंध के आवश्यक तत्व क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं? पहला है किसी भी रूप में घोषणा, कार्य या लोभ द्वारा विभेदन होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने यह विश्वास किया हो कि विभेदन सही है, अन्य व्यक्ति के कथित व्यपदेश के आधार पर कार्य किया गया हो। 4, उस व्यक्ति ने इस प्रकार उत्प्रेरित या विश्वास पर कार्य किया हो और फलस्वरूप अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में अपने प्रतिकूल परिवर्तन कर लिया हो। ये 4 फैक्ट हैं, 4 जो तत्व हैं विबंध के। अगली चीज़, विबंध 3 प्रकार के होते हैं। अब विबंध के प्रकार कितने हैं? 3। पहला है अभिलेखीय विबंध, दूसरा क्या है? दूसरा है विलेख विबंध और तीसरा आचरण। अभिलेख, विलेख और आचरण, ये 3 होते हैं विबंध। अब विबंध के सिद्धांत केवल सिविल मामलों में लागू होते हैं, इतना ध्यान रखना, क्रिमिनल मामलों में विबंध लागू नहीं होता। दूसरी चीज़, विबंध साक्ष्य का नियम है। अगला फैक्ट है विबंध का नियम साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। अगर प्रश्न आता है कि विबंध का न्याय किन नियमों पर आधारित है, तो साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। अगली चीज़, विबंध पहले कही गई बात को बाद में बदलने से रोकना। वही बात आ गई कि विबंध क्या है, सीधी सीधी बात आप इतना समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई बात कहता है तो बाद में उस बात से पलटे ना, यही विबंध है। अगली चीज़, अवयस्क पर विबंध का नियम लागू नहीं होता। कोई भी माइनर, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, पुरुष या महिला, उस पर यह नियम लागू नहीं होता। नहीं तो विबंध का अगर सिद्धांत एविडेंस में ना हो भाई, तो जैसे वास्तव में हम लोग रियल दुनिया में करते हैं ना, कि थोड़ी देर कहते हैं कि ये करना है, उसके बाद नहीं करते हैं, यहाँ जाना है नहीं जाते हैं, अपनी ही बात से मुकर जाते हैं, हमने ये नहीं ये बोला था, आज के लिए नहीं कल के लिए बोला था। तो इससे बचने के लिए इसमें विबंध का नियम है। अवयस्क पर विबंध का नियम लागू नहीं होता, ध्यान रखना। और अगर प्रश्न आता है कि क्या अवयस्क पर विबंध का नियम लागू होता है, तो नहीं होता। विबंध के प्रश्न पर, विधि के प्रश्न पर विबंध उत्पन्न नहीं होता। अगर कोई प्रश्न विधि के संबंध में है तो उस पर विबंध लागू नहीं होता। कानून के विरुद्ध विबंध नहीं हो सकता, एक ही बात है, विधि और कानून। विबंध साक्ष्य का नियम है, साम्य का नहीं, ध्यान रखना। विबंध नियम साम्य, न्याय और अंतःकरण पर आधारित है, लेकिन नियम साक्ष्य का है, साम्य का नहीं है। अगली चीज़ 116 नंबर, अगला फैक्ट है हमारा धारा 116 अभिधारी या कब्जाधारी का विबंध है। यह धारा निम्नलिखित के बीच विबंध से व्यवहार करती है। मकान मालिक और किराएदार, अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञप्तिदाता के बीच में, इनके बीच में ये धारा व्यवहार करती है। अगला, किसी भी अधिकारी को भूस्वामी का हक खंडित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अधिभारी है, किसी भी अधिभारी को भूस्वामी का खंडित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अधिभारी और भूस्वामी का संबंध स्थापित होते ही विबंध पैदा हो जाता है, ठीक है। अगली, अवयस्क, उन्मत्त या पागल भी सक्षम साक्षी होते हैं। अवयस्क हो, उन्मत्त हो यानी कि नशे में हो, या पागल हो, ये तीनों सक्षम साक्षी होते हैं यदि वह प्रश्नों को समझने या उनका युक्तियुक्त उत्तर देने में सक्षम हो। कोई भी व्यक्ति जो चाहे जितनी शराब पिया हो, चाहे कितना ही छोटा हो या पागल ही क्यों ना हो, अगर उससे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और उसको प्रश्न का युक्तियुक्त और सही जवाब दे रहा है, तो वो व्यक्ति साक्षी हो सकता है, सक्षम साक्षी, ठीक है। अगला, मूक साक्षी भी सक्षम साक्षी होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो भी सक्षम साक्षी होता है, अगर वो इशारों में बताकर या लिखकर बता दे। अगली चीज़, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को भी सक्षम साक्षी होते हैं। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट हैं, वो भी साक्ष्य दे सकते हैं, वो भी सक्षम साक्षी होते हैं। दूसरी, वृत्तिक सूचना वकीलों के साथ दुभाषीय वकीलों के लिपकों व सेवकों पर लागू होती है। जो वृत्तिक संसूचना है, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस हैं, वो वकीलों तथा दुभाषियों और वकीलों के लिपकों और सेवकों पर भी लागू होती हैं। अगली चीज़, अगला फैक्ट है हमारा, नहीं पता चले वकील साहब के चैम्बर में उनका जूनियर बैठा है या उनका मुंशी बैठा है या कोई अन्य व्यक्ति बैठा है, उसको खड़ा कर दो जाके, भाई ये तो वकील साहब नहीं बता सकते, तो ये बताएं कि उन्होंने क्या कहा था, क्या बताया था इन्हें, तो इसलिए उन सब पर लागू होती है। अगली चीज़, सह अपराधी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसने किसी अपराध को कारित करने में भाग लिया हो। जब कुछ लोगों ने मिलकर किसी अपराध को किया है तब वह सह अपराधी कहे जाते हैं। सह अपराधी को एक्यूज कौन होता है? जब वही बात है कि 3 लोग चोरी करने गए तो 3 में से कोई एक पकड़ा गया, फिर बाकी सब पकड़ गए, तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति उन दोनों का सह अपराधी हो जाता है।
गुप्तचर या जासूस सह अपराधी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। अगली चीज़, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी रिश्वत देने वाले को पकड़ने के लिए जाल रचता है और उस रिश्वत देने वाले को रिश्वत स्वीकार कराता है तो वह पुलिस अधिकारी सह अपराधी नहीं हो जाता। ध्यान रखना ये बात कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने या किसी भी सरकारी कर्मचारी ने किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी या किसी प्राइवेट व्यक्ति किसी को भी रिश्वत देने के लिए जाल रचा और जाल रचने के बाद उसको पकड़ा और उसने रिश्वत दी, तभी तो पकड़ा जाएगा। तो उसमें उस पुलिस वाले को अपराधी नहीं बना सकता कि आप भी रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, ठीक है, तो वो बच जाता है। लैंगिक अपराधों के मामले में अभियोजिका सह अपराधी की श्रेणी में नहीं आती, इतना ध्यान रखना। जो भी लैंगिक मामले होते हैं कोई भी रेप विक्टिम, वो सह अपराधी के रूप में नहीं शामिल हो जाती है उसमें। सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है, लेकिन परिसाक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है, धारा 133। इसके परिसाक्ष्य के तात्विक विशिष्टियों की संपुष्टि कर ली जानी चाहिए। कोई भी सह अपराधी अगर अपने मुंह से कहने लगता है कि उसने अपराध किया है तो मात्र इस आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। बाकी वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्या वो वहाँ था, ये बात साबित हो रही है कि नहीं है, उसके पास कोई ऐसा एविडेंस मिला है जिससे साबित हो कि यही व्यक्ति वहाँ था, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद ही वो उसको अपराधी माना जाता है, उसको सजा दी जा सकती है, चाहे उसने अपना जुर्म स्वीकार किया क्यों ना कर लिया हो। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा, सह अपराधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 और 307 के अंतर्गत क्षमादान किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 306 और 307 सीआरपीसी की स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी सह अपराधी को क्षमादान माफ़ किया जा सकता है जब वह परिसाक्ष्य देता हो जो वह राज साक्षी कहलाता है, यानी कि वो वही साक्ष्य देता हो और न्यायालय को सच बता रहा हो तब। अगली चीज़, साक्षियों की परीक्षा में सबसे प्रभावी परीक्षा प्रतिपरीक्षा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी परीक्षा में जब कोई साक्षी को न्यायालय में परीक्षित कराया जाता है तो सबसे प्रभावी क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन। उसमें पता चलता है कि वो साक्षी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। बाकी चीफ में तो वकील साहब अपनी मर्जी से लिखवा देते हैं। अगली चीज़, प्रतिपरीक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का पता लगाना होता है। प्रतिपरीक्षा का क्या उद्देश्य होता है, सत्य का पता लगाना। सबसे प्रभावशाली परीक्षा कौन सी होती है, प्रतिपरीक्षा। सबसे प्रभावशाली परीक्षा कौन सी होती है, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा या मुख्य परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। आप कौन लगाएंगे, प्रतिपरीक्षा। प्रतिपरीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्य का पता लगाना, झूठ का पता लगाना, दोनों या कोई नहीं, सत्य का पता लगाना होता है। प्रतिपरीक्षा प्रतिपक्षी द्वारा किया जाता है और प्रतिपरीक्षा किसने की जाती है, जो अभियुक्त का वकील होता है, एक्यूज्ड का जो वकील होता है वो करता है प्रतिपरीक्षा। अगला बिंदु है हमारा, सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में सदैव पूछा जा सकता है। यदि प्रश्न के बारे में विवाद नहीं है तो मुख्य परीक्षा में भी सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन विपक्षी आक्षेप करता है तो न्यायालय द्वारा इजाजत देने पर ही पूछा जा सकता है। जो लीडिंग क्वेश्चन है, जो सूचक प्रश्न है, वो प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। कब पूछे जा सकते हैं, केवल और केवल न्यायालय की अनुमति से ही लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में, ठीक है। इसके बाद किसी साक्षी से पूछा गया प्रश्न अगर वह विवादक प्रश्न से सुसंगत है तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश किया जा सकता है। वह उत्तर देने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर उसे फंसाएगा, उस अपराध में फंसाएगा। जो भी वह उत्तर देता है उसके विरुद्ध अभियोजन में उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तो उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोजन लगाया जा सकेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी साक्षी इस आधार पर उत्तर देने से मना नहीं कर सकता कि वह उसके खिलाफ उसका उपयोग उसके खिलाफ किया जाएगा। इस आधार पर वह इनकार नहीं कर सकता। और अगर वह झूठ बोलकर किसी को फंसा रहा है तो उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही दे रहा है तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अभियोजन द्वारा। अगली चीज़, किसी साक्षी से युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। धारा 149, उदाहरण के लिए किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अकट लपच्चू पूछा जाता है, अटक लपच्चू पूछा जाता है कि वह क्या डकैत है। यह इस प्रश्न के लिए कोई युक्त आधार नहीं है। मतलब कोई भी गवाह जब आता है तो उससे अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वो गवाह आया है चोरी की मामले में गवाही देने कि हाँ उसने देखा था, इनके साथ गया था, इनके घर में चोरी हो गई थी, हमें जगा के ले गए थे रात में 2 बजे, फलाना दिन था, फलाना महीना था। अब क्रॉस मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं तुम ही चोर तो नहीं थे, कहीं तुम डकैत तो नहीं हो। तो ये चीज़ें नहीं पूछा, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़, यदि युक्तिगत आधारोों के बिना प्रश्न पूछा जाता है तो न्यायालय वकील या बैरिस्टर को उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिसके वह अधीन है रिपोर्ट करेगा। और अगर इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी शिकायत की जा सकती है, न्यायालय उसकी शिकायत कर सकता है। धारा 150 में स्पष्ट इसके लिए प्रावधान किया गया है। अगली चीज़, न्यायालय अवशिष्ट
एवं कलंकात्मक प्रश्न पूछने से रोक सकता है। ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति मिल सकती है यदि वह विवादक तथ्यों के निर्धारण में सहायता करें। देखिए, अवशिष्ट यानी कि ऐसे फूहड़ क्वेश्चन जो नहीं पूछने चाहिए और कलंकात्मक जो किसी के कैरेक्टर पर आक्षेप लगाते हो, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। कब पूछे जा सकते हैं? अगर उससे किसी विवादक तथ्य का निर्धारण हो रहा हो और न्यायालय की अनुमति से। धारा 151 में कहा गया है ये बात, ठीक है। अगली चीज़, धारा 153 द्वारा साक्षियों के सील धारा 153 द्वारा साक्षियों के सील को सुरक्षित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपबंध किया गया है। जब किसी साक्षी ने अपने सील के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर दिया है तो भी उसका उत्तर हो, उसके उत्तर का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। यदि मिथ्या उत्तर देता है और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन किया जा सकता है, लेकिन इस नियम के निम्न अपवाद हैं, अर्थात उसके उत्तर का साक्ष्य द्वारा खंडन किया जा सकता है। अगर साक्षी से पूछा जाए कि क्या किसी अपराध के लिए उसे सज़ा मिली है तो वह मना कर दे तो उसकी पूर्व दोषशुद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता की परख करने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं और वह प्रश्न इनकार कर दे तो उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं। कोई भी साक्षी अगर अपना साक्ष्य दे रहा है और उससे पूछा जा रहा है, कोई ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसका उन्होंने उत्तर दिया है और उसके संबंध में अगर कोई साक्ष्य दे दिया जा रहा है कि भाई इन्होंने आप पूछ दिया आप फलाने जगह पर थे, उसने कहा नहीं थे, और किसी ने फ़ोटो दिखा दी कि ये देखो वहीं पे थे, उनकी फ़ोटो है, ठीक है। इसके बाद अगला है तथ्य। साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप प्रतिपक्षी द्वारा या उसको बुलाने वाले पक्षकार द्वारा जब वह पक्षद्रोही हो जाए किया जा सकता है। कोई भी साक्षी उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर जो अधिक्षेप है वो सबसे पहले जब आप उसका मुख्य परीक्षा हो गई तो प्रतिपक्षी वकील करेगा, और अगर वो हॉस्टाइल हो गया तो जो सरकारी वकील साहब होते हैं, जो वादी के वकील साहब होते हैं, वो स्वयं करेंगे जिन्होंने उन्हें बुलाया है। जब किसी साक्षी की परीक्षा हो रही हो तो उसे अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए कोई भी ऐसी लिखत देखने का अवसर दिया जाता है जो उसने घटना होने के समय या लगभग तैयार किया था। स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो साक्षी के रूप में आया है, क्योंकि फाइलें लगातार 10-15 साल तक चलती हैं, तो जब उसी बीच 10-15 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल, 3 साल बाद जब कोई साक्षी आता है तो वह अपने द्वारा लिखित की गई या धारा 161 के जो उसके बयान हैं उनको देख के अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। अगली चीज़, जब कोई साक्षी किसी दस्तावेज को देखकर अपनी स्मृति ताज़ा करता है और प्रतिपक्षी उस दस्तावेज को देखने की मांग करता है और साक्षी उसके संबंध में परीक्षा कर सकता है, और साक्षी की उसके संबंध में परीक्षा कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी नोट्स या कुंजी जब उसने बनाई है और वो उस समय देख रहा है, जब उसके बयान हो रहे हैं तो उस समय अगर देख रहा है तो जो वकील साहब है वो उस कुंजी पर, उसके नोट्स पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगला, न्यायालय को धारा 165 के अंतर्गत साक्षी से संबंधित मामले में सुसंगत या विसंगत प्रश्न पूछने की व्यापक शक्ति है। तो जो न्यायालय है उसको भी धारा 165 के अंतर्गत किसी भी साक्षी से सुसंगत और विसंगत, रिलेवेंट दोनों प्रश्न पूछने की व्यापक शक्ति है। तो यहाँ पर हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, इसके इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो समाप्त होते हैं। इन्हीं से लगभग जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।